हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 11th जुलाई के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि एक बहुत ही उम्दा एंड सरल एंड एक फ्री इनिशिएटिव हमने शुरू किया है फॉर यूपीएससी 2026 एस्पिरेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, हमने एक प्लानर उनके लिए बनाया है। ठीक है, प्लानर यही है कि इसमें ऑलरेडी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, माइक्रो टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि अब आपको आने वाले 5 या 6 साल में तो ऑब्वियसली हेल्प करने वाले हैं। शेड्यूल बनाने में आपके लिए आसान हो जाएगा, यहाँ पे आसानी होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो फ्रंट पेज अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो इसके अंदर आपको टॉपिक्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, टॉपिक्स के अलावा सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं एंड साथ में ही एक ट्रैकर अवेलेबल है। तो ट्रैकर के तौर पे आप क्या कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया या नहीं, आप उसको यहाँ पर देख सकते हो कि हाँ उसकी रिविजन की ही अब जरूरत है ना। सो इसी के अकॉर्डिंगली आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप उसको फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलो शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से हमारे जो करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर आज का डील कर रहा है दैट इज लद्दाख टू अरुणाचल 30 डिफेंस प्रोजेक्ट्स गेट वाइल्ड लाइफ पैनल नॉट। तो बेसिक सा एक रीजन यही है कि अब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ है। चलो एक सवाल शुरू करते हैं, सवाल से शुरू करते हैं कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, है ना। तो उसी बॉर्डर के अलोंग अरुणाचल, ठीक है, लद्दाख से अरुणाचल तक 30 डिफेंस प्रोजेक्ट्स को बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। बट सिंस अब वो हिमालयन रेंज के आसपास फॉल करता है तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या रिजर्व्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें परमिशन तो चाहिए होगी ना। तो परमिशन के लिए अब वो अप्रूवल मिल चुकी है। एंड क्या प्लान है हमारा, आर्टिलरी रेजिमेंट, फील्ड हॉस्पिटल, हाउसिंग ट्रूप्स फॉर रिकनेसांस, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट, होल्डिंग हेलीकॉप्टर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरवर्ड एविएशन बेस एट श्योक स्पेसिफिकली, ठीक है, क्रिएशन ऑफ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि इक्विपमेंट फॉर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो बेसिकली अब हम चाइना को यहाँ पर काउंटर करने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो चाइना ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें ऑन द सेम लाइंस देखा जाता है तो उन्होंने रोड्स की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू कर दी गई है ना। सो डिफेंस के तरीके से यहाँ पर अप्रूवल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था जो कि अब मिल गया है एंड इन्हीं सभी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सैंक्चुरीज की बात की गई है जिसको आप पढ़ोगे क्योंकि सवाल जो है इसी से रिलेटेड है। मैं आपको इन डिटेल अगर बता दूंगी आपको आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। सो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, चिटागोंग कोल्ड डेजर्ट सैंक्चुरी इन लद्दाख, दिबांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अरुणाचल प्रदेश एंड पांगोलाखा इन सिक्किम, ठीक है। तो इन सब के आप कह सकते हो कि एरियाज के अंदर या इनके थ्रू ही वो पास करके जाएगा। बट उन्होंने बोला है कि कॉरिडोर को आपको बनाने की जरूरत है, चाहे आप यहाँ से रोड्स की कंस्ट्रक्शन करो या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करोगे, बट एक कॉरिडोर यहाँ पर आपको बनाना ही पड़ेगा फॉर द सेफ पैसेज ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ताकि वो इजीली यहाँ पर पास कर सके। सो अब यहाँ पे यही था। सो अब डिफेंस के अगर हम तरीके से इसको देखते हैं तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कि हमारा जो चाइना के साथ रिलेशन है वो कैसा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इंडिया उसके लिए तैयार है। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, दिबांग सैंक्चुरी, हिमालयन ग्रे वुल्फ। सो बेसिकली ये स्पीशीज के साथ आपको मैच करने हैं पेयर कि कौन सा करेक्टली यहाँ पे मैच्ड है। काराकोरम सैंक्चुरी, एशियाटिक ब्लैक बियर, पांगोलाखा सैंक्चुरी, लेपर्ड। सो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ एक ही यहाँ पे करेक्टली मैच है कि दिबांग सैंक्चुरी जो है हिमालयन ग्रे वुल्फ यहाँ पर है, ठीक है। सो मल्टीपल आपको दिए गए हैं। काराकोरम सैंक्चुरी होम टू तिब्बतियन एंटेलोप, शापो वाइल्ड याक, भराल, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ग्रे वुल्फ, लिंक्स एंड मार्मट। दिबांग सैंक्चुरी जो है होम टू लेपर्ड एंड टाइगर है विद अब यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक बेयर अमंग अदर फ्लोरा एंड फोना रिजाइड्स इन द पांगोलाखा सैंक्चुरी। तो इसी के बेसिस पे आपको सवाल यहाँ पर बनाकर पूछ लिया गया, ठीक है। सो आपको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ या फ्लोरा या फोना के केस में ज्यादा है, फ्लोरा का इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। फोना के केस में कौन सी स्पीशीज कहाँ पे पाई जाती हैं आपसे वो सवाल जनरली पूछा जाता है, ठीक है। सो आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर ए कि 1 इज करेक्टली मैच। सेकंड जो है वो भी हमारा एनवायरमेंट के साथ डील कर रहा है, बट ये सरिस्का रिजर्व के साथ हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज को रोका गया था, है ना। सो इसी तरीके से अब ये अप्रूवल मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास केस वापस जाएगा क्योंकि जो स्टैंडिंग कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी फॉर द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उन्होंने अब क्या किया है, अब सरिस्का जो हमारी रिजर्व है उसका जो सर्दर्न रीजन आता है ना, वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज को अप्रूव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, उन्होंने यही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार मना किया था माइनिंग के लिए, उन्होंने यही बोला था कि हमें जो बफर जोन है ना उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बफर जोन क्या होता है, एक एडिशनल जोन होता है
जो कि किसी भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के आसपास होता है, जहां पर अब टाइगर्स के लिए स्पेसिफिकली जो पॉपुलेशन है या टाइगर्स की पॉपुलेशन ज्यादातर पाई जाती है ना, कि हम ये बफर जोन को आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप माइनिंग एक्टिविटीज को यहाँ पे कंडक्ट कराना चाहते हो, जो सरिस्का रिजर्व है उसका जो एरिया है, जो अभी ओरिजिनली 800 समथिंग जो स्क्वायर किलोमीटर है, उसको बढ़ाओ एंड बफर जोन को यूज कर सकते हो, तभी आपको ये सर्दर्न पार्ट का एक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको थोड़ा सा अगर नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि विद इन द 10 किलोमीटर रेंज ये फॉल कर रही थी माइनिंग एक्टिविटीज के लिए, माइंस वाला जो एरिया था विद इन द सरिस्का रिजर्व, है ना। तो उन्होंने बोला कि 10 किलोमीटर अगर आप ऊपर शिफ्ट करके एरिया थोड़ा सा बफर जोन की वजह से बढ़ा देते हो, सो उसकी वजह से हम एक्सेप्टेंस यहाँ पर दे सकते हैं, तभी माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जा सकती है। वही चीज एग्जैक्टली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो कमेटी है भेजेगी रिपोर्ट कि अब इसी तरीके से अगर अप्रूवल मिलती है तो माइनिंग रिज्यूम हो सकती है, ताकि जो इंडिया के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, जिसमें स्पेसिफिकली यहाँ पे मार्बल है जो कि सरिस्का रिजर्व में सबसे ज्यादा मिलता है, उसकी माइनिंग की जा सके। ठीक है, सो एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया की डेफिनेशन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताई गई है। इट इज एन एरिया विद इन अ टाइगर रिजर्व दैट इज टू बी केप्ट फ्री ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड प्रेजेंस टू एड टाइगर कंजर्वेशन एंड टाइगर ब्रीडिंग एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर न्यूज में आपको और कोई चीज नहीं बताई गई है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टैंडिंग कमिटी फॉर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 11 members. The standing committee for National Wildlife Board meets once every 3 months. Which of the statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2 के सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 10 members टू बी नॉमिनेटेड, इंक्लूडिंग यहाँ पर हमारे पास टोटल जो मेंबर्स आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस चेयरमैन आते हैं, सॉरी, अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द नेशनल बोर्ड आते हैं। तो टोटल हमारे जो मेंबर्स यहाँ पर शैल कंसिस्ट ऑफ द वाइस चेयरमैन, जो कि यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होते हैं, द मेंबर सेक्रेटरी एंड नॉट मोर देन 10 members टू बी नॉमिनेटेड। तो टोटल यहाँ पर 12 members होते हैं एंड नॉट 11 members या 10 members, दोनों ही नहीं होते, 12 members होते हैं। एंड द कमिटी जो कि हमारी ये स्टैंडिंग कमिटी है, ये अब जो हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जो कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया है ना, सो उसके अंडर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बोर्ड के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इस कमेटी को। एंड मेजर रीजन यही होता है कि क्लियरेंसेस जो है या जितना भी अब इन्वायरमेंटली कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट फीसिबल है या नहीं है, उसकी अप्रूवल के लिए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट या उसका डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या मायने रखता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर यहाँ से क्लियरेंसेस मिल जाती हैं हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी से, तो हम जो क्या करेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं या वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं विद इन द स्टेट, इन केस अगर हम बात करें यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इसको रेफर कर दिया जाएगा। एंड वहां से भी अगर अप्रूवल आ गई है तो फाइनली जो बोर्ड है उसको अप्रूव करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर भेजेगा सारी की सारी। ठीक है, सो ये प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर चला जा रहा है। तो मैं टाइम एंड अगेन आपको यही चीज बोल रही हूँ कि टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या हमारे पास जो रिजर्व एरियाज हमने रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या बर्ड सैंक्चुरीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है। आपको कौन सी चीज कहाँ से पूछ ली जा सकती है हमें नहीं पता, हम सिर्फ एक अटेम्प्ट कर सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की, बट आपको रिवाइज तो खुद से ही करना पड़ेगा। क्योंकि अब जनरली मुझे कमेंट भी मिलते हैं यूट्यूब पे, वीडियो पे, कि इज इट इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। सो मैं अगेन ये चीज जो है रिपीट करने वाली हूँ कि कितनी आप रिवीजन को बोल सकते हो कि इनफ है फॉर यूपीएससी, कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है हमारे पास, है ना। कहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा पता नहीं, अब कहाँ पे आप पढ़ गए हो और हो सकता है कि उसके अंदर आपने एक पॉइंट को मिस आउट किया हो, वहीं से सवाल पूछा जा सके, है ना। अनयूजुअल है ये यूपीएससी का पैटर्न यहाँ पर प्रिडिक्ट करना कि कहाँ से आपको सवाल पक्का आएगा ही आएगा, तो कोई गारंटी नहीं होती है उस चीज की। सो अब उसी के अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस जो है वो चलता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडिंग कमिटी। देन हमारे पास आता है इंडिया गियर्स अप फॉर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एज यूरोपियन यूनियन चीफ कॉल्स फॉर एन ऑल्टरनेट टू WTO। ठीक, तो अब इसका ना रीजन क्या आ रहा है कि वही जो टैरिफ वॉर चल रही है यूएसए की बहुत सारी कंट्रीज के साथ, एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें एशियन नेशंस के साथ। ठीक है, सो इसके अंदर अब यूरोपियन यूनियन ने ना प्रपोज कर दिया है कि हम WTO का एक ऑल्टरनेटिव लेके आना चाहते हैं। द रीजन बीइंग कि WTO के का पार्ट अब यूएसए भी है, जो कि वन ऑफ द आप कह सकते हो कि परमानेंट मेंबर्स भी है। परमानेंट मेंबर्स या परमानेंट मेंबर से बेटर है कि फाउंडिंग मेंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स भी है। सो उसके अकॉर्डिंगली ना अब यहाँ पर इशू यही क्रिएट हो रहा है कि जो यूरोपियन नेशंस है या यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस हैं,
दे आर ऑल्सो सीइंग अ क्लियरर पिक्चर, कि वो बोल रहे हैं कि आप डिप्लोमेसी की आड़ में आकर यहाँ पे ऐसे कुछ भी डिसीजंस ले रहे हो विच इज नॉट एट पार विद WTO। एंड कल यही स्टेटमेंट हमने विद रिस्पेक्ट टू इंडिया भी यहाँ पर देखी थी, है ना, कि इंडिया बोल रहा है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जो WTO की हमें गाइडलाइंस दी गई हैं इक्वल टैरिफ लगाने की अपॉर्चुनिटी हमें दी जानी चाहिए, बट ये चीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यूएस से अपनी मन मर्जी के टैरिफ इंपोज कर रहा है, एंड बाकी जो नेशंस हैं उनको क्या बोला जा रहा है, या तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए, हमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जैसे वियतनाम के केस में भी हुआ, एंड हम इंडिया के केस में भी देख रहे हैं तो कम टैरिफ्स के ऊपर यहाँ पर डील हो रही है, विच इज नॉट गुड, है ना। यहाँ पे इक्वल यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात की जा रही थी, ठीक। सो उसके अकॉर्डिंग में यूरोपियन नेशंस जो है वो सामने आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के नेशंस। सो उन्होंने यही बोला, उनकी चीफ ने यही बोला कि हमें ये WTO का ना ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है ना, उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में ना हमारे पास यहाँ पे 2 बॉडीज आती है, ठीक है। अब उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब 2 बॉडीज आती हैं, उसमें जो फर्स्ट बॉडी है हमारे पास DSB, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी की तरह से हम इसको देखते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बोलते हैं इसको। दूसरा आता है हमारे पास एपिलेट बॉडी, ठीक है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हमारे पास ये बॉडी आ रही है, सेटलमेंट बॉडी है, एक तो ये एग्जिस्ट करती है जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करती थी, दूसरी एपिलेट बॉडी है। सो एपिलेट बॉडी के केस में ना अब आप देखेंगे कि जो अपील है DSB के अगेंस्ट वो एपिलेट बॉडी के अंदर जाती है। अब DSB का केस यही है कि वहां पे यूनानिमसली डिसीजन लिया जाता है। अब वहां पे यूनानिमसली अगर डिसीजन ले लिया गया तो उसके खिलाफ जब अपील होती है वो एपिलेट बॉडी में होती है। सो एपिलेट बॉडी का ना अब जितने भी वहां पे मीडिएटर्स बैठे होते हैं, क्योंकि आपस में यूनानिमसली अगर डिसीजन लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई केस कंडक्ट नहीं हो रहा है, सो उसी के अकॉर्डिंगली अब क्या होता है कि एपिलेट बॉडी की जितने भी मीडिएटर्स या आप जजेस की बात कर सकते हो ना, वो कितने ही साल हो गए कि यहां पे कोई भी जज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रहे किसी भी जज की। क्यों? USA नहीं करता है, और USA कुछ ना कुछ मतलब आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ इशू रेज कर देता है विद द WTO, ठीक है, उनकी जनरल असेंबली के साथ ही, कि हमारी तो जो भी अभी अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है, या जो मीडिएटर्स या ये जजेस जो आप अपॉइंट कर रहे हो, ये फ्री एंड फेयर होने चाहिए, है ना। सो अब वो इसी चीज को, इसी पॉइंट को वापस से आप कह सकते हो कि एक्सप्लॉइट कर करके ये बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर अपॉइंट करने की जब भी बात की जाती है कि ये तो हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो सकता है, हम तो एक्शन लेंगे एंड ऑल दैट, है ना। सो इसी वजह से बहुत सारी बार ऐसा हो चुका है, ये कितने सालों से अगर हम देखें एपिलेट बॉडी में किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है, एंड बहुत सारे केसेस जो है पाइल अप हो चुके हैं। सो अब एक तरह से हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है WTO की, वही ये चीज यहां पर बोली गई है कि USA कंटिन्यूज टू ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एज वेल एज एपिलेट बॉडी ऑल्सो, है ना। तो दोनों के केस में ये चीज होती ही जा रही है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा तो होगा कैसे। सो इसी के साथ जुड़ा सवाल यही है कि द चेयरपर्सन ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इज इलेक्टेड, एपिलेट बॉडी इज अ परमानेंट बॉडी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर बी, कि जो ये इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, ठीक है, चेयरपर्सन जो है यूनानिमसली यहां पर अगेन यूनानिमसली आपस में ही सलाह करके चूज कर लिया जाता है, कोई इलेक्शन नहीं होता इस चीज के लिए, ठीक है। एंड जनरली ये उन लोगों में से होता है जो कि अब जेनीवा में ऑलरेडी जो डिप्लोमैट्स भेजे जाते हैं, आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, जो ऑलरेडी जेनीवा के अंदर, उनमें से जब सबसे ज्यादा बेदाग एंड अनबायस्ड व्यक्ति को यूनानिमसली यहां पर चेयरपर्सन बना दिया जाता है ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। वेराज जो एपिलेट बॉडी है हमारी, वो एक परमानेंट मेंबर बॉडी है जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं, बॉडी ऑफ 7 मेंबर्स entrusted with the task of reviewing the legal aspects of reports issued by the panel। तो ओरिजिनली जो हमारी एपिलेट, क्योंकि अब WTO जो है उसने रिप्लेस किया था GATT को, GATT के अंदर हमारे पास DSB तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट वहां पे एपिलेट बॉडी जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अब उन्होंने बोला कि हमारे पास जब हम WTO की स्थापना कर रहे थे ना, तो उन्होंने यही बोला कि हमें एपिलेट बॉडी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, क्योंकि अगर ये जो DSB है ना, यहाँ पे भी जो डिसीजंस अगर यूनानिमसली लिए जा रहे हैं, सो देयर आर चांसेस कि बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं उनका डिस्प्यूट अनरिजॉल्व रहे, कि एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जानी चाहिए, यानी कि DSB के ऊपर भी चेक रखा जाना चाहिए। एंड हम एक एपिलेट बॉडी की स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं जिसका डिसीजन बाइंडिंग भी होगा और एब्सोल्युटली यहां पर माना जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर काम भी किया गया। सो उसके बाद जब WTO की स्थापना हुई, एपिलेट बॉडी की स्थापना भी की गई।
ठीक है, एक सिंपल सी ये बात मैंने आपको बताई। देन मिजोरम ट्राइबल काउंसिल अंडर गवर्नर रूल। सो अब मिजोरम में यहाँ पे है ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि क्या हुआ है क्या नहीं, गवर्नर रूल आप पढ़ेंगे। मिजोरम भी क्या, ट्राइबल काउंसिल की आप बात पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइबल काउंसिल्स क्या होते हैं आप उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कि ट्राइबल काउंसिल्स क्या होते हैं। कमेंट में मुझे ना 2 या 3 पार्ट्स बताना, 2 या 3। पहला सवाल ये पूछूंगी कि ट्राइबल काउंसिल्स जो है वो इस्टेब्लिश किस प्रोविजन के तहत किए गए हैं। सेकंड, कि इनका काम क्या होता है, हाउ डू दे वर्क, या क्या काम उनका होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, ये 2 सवाल के बेसिस पे आप मुझे आंसर्स दे देना। देन सवाल इससे जुड़ा यही है कि ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, मैंने यहाँ पे काउंसिल की बात नहीं की है, एडवाइजरी काउंसिल की बात की है, इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम TAC भी बोलते हैं, हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 5 स्टेट्स हैविंग द शेड्यूल्ड एरियाज। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। जब हम इसका देखते हैं, सॉरी नन ऑफ द अबव नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, सो ये आंसर आप गलत यहाँ पर मार्क कर दिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि ट्राइबल जो हमारी काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल वो 5th शेड्यूल के अंडर ही बनती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिया भी गया है 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई गई है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट इसलिए हो जाती है, 10 मेंबर्स नहीं है यहाँ पर। shall consist of members, representatives, legislative assemblies, 20 members आप पे होने चाहिए, एंड 3/4 जिसमें से होने चाहिए representatives of the scheduled tribes in the state legislative assemblies, provided कि अगर उनका number of representatives in the scheduled tribes in the state assembly is less than the number of seats in the TAC to be filled by such representatives, remaining seats shall remain by filled by those members of others tribe। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है इनका कि 3/4 जो representatives हैं वो scheduled tribes जो कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वहाँ पे जो हमारी जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, 3/4 मेंबर्स वहाँ से आएंगे। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड कि अगर जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक स्टेट असेंबली में अगर वो कम है, जैसे मध्य प्रदेश की स्टेट ले लीजिए, ट्राइबल स्टेट भी है बट देर आर चांसेस कि जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो। सो इन दैट सिनेरियो आप क्या करेंगे कि स्टेट असेंबली इज लेस इन नंबर इन द सीट्स इन ट्रिब्यूनल टू बी फिल्ड बाय सच रिप्रेजेंटेटिव्स, द रिमेनिंग सीट्स शैल बी फिल्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ दोस ट्राइब्स। कि 3/4 तो आपने वो देख लिए, जो बाकी 1/4 हैं वो ऐसे लोग यहाँ पे फिल करेंगे जहां पे ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स में पूरी नहीं है, तो वो लेजिस्लेटिव या असेंबलीज के मेंबर्स इसका पार्ट बनेंगे। थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही थी कि 5 स्टेट्स के अंदर नहीं, 10 स्टेट्स जो कि अब हमारी ट्राइबल स्टेट्स हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन की इनको बात दी गई है। 10 स्टेट्स कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ है हमारे पास, देन गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। ठीक है, फर्दर जो स्टेट्स है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, नॉट हैविंग एनी शेड्यूल्ड एरिया आल्सो हैव ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड देयरइन। सो अब यहाँ पर ऐसी कोई स्टेट नहीं है मैंडेट टू बी एस्टैब्लिशिंग द TAC विच हैव नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड द TAC, कि कोई भी ऐसी स्टेट जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता है उनको भी यहाँ पर जो है अप्रूवल है या मैंडेट एज सच कुछ नहीं है कि आप TAC की स्थापना करें, बट ऑलरेडी हमने कवर कर दी है उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स है ना, तो 10 स्टेट्स हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं। सो नेक्स्ट, फ्लड विदाउट रेन इन नेपाल रेजेस कंसर्न्स अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना, आपको ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, आउटबर्स्ट फ्लड्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस उसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली इसका आइडिया यही है कि जो ग्लेशियर्स वाली लेक होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जब एकदम से पानी का इनफ्लक्स आ जाता है ना, इनफ्लक्स ऑफ वाटर आ जाता है, सो उसकी वजह से क्या होता है, आउटबर्स्ट हो जाता है। एंड जो पानी एकदम से डाउनपोर होता है उसको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब लेक से अंदर बारिश आई हो या एकदम से ग्लेशियर मेल्ट होकर उसमें गिर गया हो, बहुत सारे रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। कैचमेंट एरिया जो है हम बोलते हैं लेक्स के आसपास वाला, वो अगर ब्रेक हो गया हो तो उस वजह से हो सकता है। तो सिंपल सा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स? ग्लेशियर रिट्रीट, मोरेन डैम्स, अर्थक्वेक्स, नॉन डैम्ड लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन डैम्ड लेक्स। तो बेसिक्स आइडिया यही है कि ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब यही होता है कि ग्लेशियर जो है जो वो पिघल के कम होता जा रहा है और बहुत ज्यादा हाई रेट पे हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है हमारे पास, है ना, तो इनफ्लक्स ऑफ वाटर इन ग्लेशियर लेक्स जो है वो ज्यादा होगा, इस वजह से फ्लडिंग होने के चांसेस है। मोरेन डैम्स क्या होते हैं? मोरेन डैम्स वो आसपास की जो आप कह सकते हो लेक के आसपास की जो लूज सैंड या सिल्ट होती है ना, वो जब आप कह सकते हो टूट जाए
ठीक है, एकदम से पानी आएगा तो वो टूट जाए, क्योंकि वो लूज होती है तो वो इजीली बह जाती है। सो इसी वजह से अब ये भी एक रीजन हो सकता है ग्लोव्स का, ठीक है, कि आसपास की जो सैंड है वो लूजली पैक्ड है, पानी का लेवल एकदम से राइज हुआ और वो गिर गया साथ में पानी के साथ, है ना। तो दैट इज करेक्ट। ऑप्शन सी अर्थक्वेक हमारा करेक्ट है, क्योंकि एकदम से पानी जो है वो हिलेगा ही ना, बारिश अब अर्थक्वेक आता है तो हमारे पास सीस्मिक एक्टिविटी हमारी हिमालयन रीजन में ज्यादा है ना। अब हिमाचल वाले रीजन की, इवन हिमालय जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो कि अब जोन 5 में आते हैं अर्थक्वेक्स में, है ना। तो अर्थक्वेक्स जो है उस वजह से ग्लेशियल लेक्स में सडनली जब एक मूवमेंट आती है अंडर टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, तो अब पानी जो है उस वजह से भी बाहर निकल सकता है, फ्लडिंग कॉज कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट ये ना आपके पास, मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया ये, बट एक बार इसको ना गो थ्रू कर लेना। ये आपके सोशल इश्यूज वाला जो पार्ट है ना, उसमें एक तरह से केस स्टडीज में हेल्प करेगा, ठीक है, रिलेटेड टू विमेन जब हम डिस्कस करते हैं या बात करते हैं सोशल इश्यूज में, तो इसको ना आप केस स्टडी की तरह यूज कर सकते हो, या इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, इन केस आपका मेंस इस साल है या नेक्स्ट ईयर है, इससे जुड़ा सवाल आपको पूछा जा सके, ठीक है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वी हैव एन ऑनगोइंग बैच जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।